हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग्स के बारे में, जो कि हमारे यूनिट 5 का सेकंड चैप्टर होने वाला है। इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि यहाँ पे अभी अप्रूव नहीं हुई होती है मार्केट यूज के लिए। इनका यहाँ पे क्या कहो, इनके पीछे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे हमारी कह सकते हो न्यू ड्रग्स होती हैं ज्यादातर, जिनकी यहाँ पे नई नई डिस्कवरी होती है और इनका यहाँ पे नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे चल रहा होता है। ये होती है हमारी इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, आप ये समझो। यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स हैं जो अभी मार्केट में अप्रूव नहीं हुई है सेल के लिए, तो भाई इनकी भी तो हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं ना। तो टेस्टिंग हम लोग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो प्री क्लिनिकल में हम लोग यहाँ पे इनकी टेस्टिंग करते हैं एनिमल्स पे, और उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे अपना क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करते हैं, जहां पे हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं अपने ह्यूमंस पे। तो ह्यूमंस पे भी जब हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो भले टेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन कर तो ह्यूमंस पे ही रहे हैं ना। कर तो हम लोग अपने कह सकते हो, इसमें भी हमारे फेज 1 फेज 2 फेज 3 होता है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे फेज 2 और फेज 3 में पेशेंट्स के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। तो कह सकते हो किस तरीके से पेशेंट को सिलेक्ट करना है, कैसे उन पर टेस्टिंग करनी है, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है ना। मतलब इनकी टेस्टिंग करते समय भी हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उन्हीं सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स हमारी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होती है दैट आर नॉट येट अप्रूव फॉर जनरल क्लिनिकल यूज बट आर बीइंग स्टडी फॉर सेफ्टी, एफिकेसी एंड थेरेप्यूटिक वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनकी स्टडी चल रही होती है इनकी सेफ्टी को लेकर, इनकी एफिकेसी को लेकर और इनकी थेरेप्यूटिक वैल्यू को लेकर। देयर यूज इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड साइंटिफिक वैलिडिटी। ठीक है, तो इनका जो यूज होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाता है इनके यूज पे, ताकि पेशेंट की सेफ्टी, जिन भी पेशेंट्स के ऊपर इनकी टेस्टिंग चल रही है उनकी सेफ्टी वगैरह इंश्योर करी जा सके। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स हमारी क्या क्या हो सकती है, तो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग हमारी कोई बिल्कुल न्यू ड्रग भी हो सकती है, मतलब बेसिकली कोई बिल्कुल न्यू केमिकल एंटिटी भी हो सकती है हमारी। मान लो हो सकता है कोई दवा ऑलरेडी हो लेकिन उसकी कोई नई फॉर्मुलेशन भी हो सकती है। उसके बाद हमारी कोई बायोटेक्नोलॉजिकल या फिर जीन थेरेपी प्रोडक्ट भी हो सकता है, जो कि अभी अंडर इवैल्यूएशन चल रहा है। और इसके अलावा हमारी कोई ऐसी भी ड्रग्स हो सकती है जो कि यहाँ पे स्पेशल परमिशन के थ्रू यहाँ पे यूज करी जाती है बिफोर अप्रूवल। तो यहाँ पे भी बेसिकली मतलब हमारी कोई नई ड्रग होती है जो कि स्पेशल परमिशन दे दी गई है इसको यूज करने के लिए बिफोर अप्रूवल। तो इसको हमने थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल में पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो तो। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से प्रिंसिपल यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स के यूज करते समय हमें जो है फॉलो करने होते हैं या फिर अप्लाई होते हैं, तो देखिए, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स यूज्ड ओनली फॉर रिसर्च पर्पस एंड नॉट फॉर रूटीन ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे वही चीज है कि हम लोग यहाँ पे इसका यूज सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए करते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे इसका यूज सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम लोग दवा की रिसर्च कर सके, दवा की हर एक प्रोफाइल को पता लगा सके, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल, एफिकेसी प्रोफाइल, ठीक है, कितनी इसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू है। इन सभी चीजों को पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज नहीं करते हैं। हालांकि फेज 3 में हम लोग पेशेंट्स पे ही इसका यूज करते हैं, लेकिन वो लगभग वहां पे हमें काफी कुछ पता चल चुका होता है। और यहाँ पे देखिए, इसका यूज करने के लिए हमें एथिकल कमिटी का भी जो है हमारा अप्रूवल चाहिए होता है। ये सभी चीजें हमने पढ़ी थी, अगर आप लोग को याद हो, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में यूनिट नंबर 3 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो भी पेशेंट है या फिर जो भी मतलब पार्टिसिपेंट है, जैसे फेज 1 में क्या होता है, हमारे हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं और फेज 3 में हमारे पेशेंट्स आ जाते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे इस दवा को यूज करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका यहाँ पे वॉलंटरी मतलब वो स्वेच्छा से पार्टिसिपेट करने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है कि आपके ऊपर हम लोग यहाँ पे एक नई ड्रग की टेस्टिंग कर रहे हैं जो कि मार्केट में अभी अप्रूव नहीं हुई है, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और यहाँ पे उनका रिटर्न कंसेंट चाहिए होता है, ठीक है, उनका प्रॉपर रिटर्न कंसेंट चाहिए होता है, जो कि सिग्नेचर हो उनका। द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द ड्रग मस्ट बी ग्रेटर देन द पॉसिबल रिस्क। और यहाँ पे देखिए, अगर कोई नई दवा डिस्कवर करी जा रही है तो वो यहाँ पे उसका जो भी बेनिफिट होने वाला है वो बहुत बड़ा होना चाहिए उसके पॉसिबल रिस्क से। जैसे हर एक दवा के कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो उस साइड इफेक्ट से उसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, जो भी स्टडी है वो यहाँ पे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए फॉलो करनी चाहिए, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। और यहाँ पे देखिए, परमिशन फ्रॉम दी नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन सी है, CDSCO। उसी तरीके से यूएस की हमारी FDA है। तो जहां पे भी टेस्टिंग हो रही है वहां की रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन बहुत जरूरी होती है। उसके बाद ऑल एडवर्स इवेंट्स एंड साइड इफेक्ट मस्ट बी केयरफुली मॉनिटर। और अगर कोई भी टाइप का साइड इफेक्ट होता है, एडवर्स इवेंट होता है, तो इन सभी चीजों को मॉनिटर करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली मेंटेन। और यहाँ पे देखिए, जो भी
जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिन लोगों ने भी, उनको यहाँ पे गोपनीय रखना होता है, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं बतानी होती है। ये नहीं बताना होता कि किनके ऊपर टेस्टिंग चल रही है, किसी को नहीं पता होना चाहिए कुछ और यहाँ पे देखिए जो भी पार्टिसिपेंट है उनके पास पूरा हक होता है कि वो कभी भी किसी भी टाइम यहाँ पे कि बिना किसी पेनाल्टी के यहाँ पे इस कह सकते हो स्टडी से अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब अपने आप को हटा सकते हैं। ठीक है, ये उनके पास पूरा राइट होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है इनको हम लोग यहाँ पे 4 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखो ये 4 क्लास ना बिल्कुल स्टेजेस पे दिया हुआ है। जैसे क्लास ए का मतलब होता है वो ड्रग जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, यानी अभी यहाँ पे ना इनके ऊपर कह सकते हो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है। एक्सपेरिमेंट का इनके ऊपर बिल्कुल मान लो कि अभी ये क्लिनिकल या फिर नॉन क्लिनिकल ट्रायल में स्टेज पे भी नहीं पहुंची है, इनके ऊपर बस अभी चल रहा है कि ये इनका नेचर क्या है, इनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। उस बेसिस पे यहाँ पे इनमें अभी सिर्फ एक प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंटल स्टेज चल रहा होता है। क्लास बी मतलब यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रीलिमिनरी रिसर्च स्टेज को पास कर लिया होता है और यहाँ पे अब ये जो है नॉन क्लिनिकल या फिर क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूव हो जाती हैं। क्लास सी में हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि यहाँ पे एफडीए ने अप्रूव कर दी होती है कॉमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी यहाँ पे कह सकते हो इनका लगभग काफी कुछ हो चुका होता है, इनकी सेफ्टी प्रोफाइल वगैरह काफी अच्छे से पता चल चुकी होती है। और क्लास डी में जो हमारी ड्रग है वो फाइनली यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो जाती है हॉस्पिटल में यूज करने के लिए और हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में लिस्ट करने के लिए, यानी यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे दवा बिल्कुल एकदम रेडी है यूज करने के लिए। तो ये हमारे स्टेजेस की बेस पे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स के बारे में, तो जो भी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स हैं उन सबसे पहली बात तो उनको रजिस्टर होना चाहिए हमारी फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी से। उसके बाद इन्वेस्टिगेशनल ड्रग मस्ट बी स्टोर्ड, तो यहाँ पे देखिए इनको जो भी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है उनको हमें नॉर्मल ड्रग से थोड़ा सा सेपरेट रखना है। उनके लिए एक सिक्योर एरिया होना चाहिए विद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यानी कि हर किसी के पास उसका एक्सेस ना हो, है ना, रिस्ट्रिक्टेड हो, जो कह सकते हो जरूरी लोग हो सिर्फ वही वहां पर पहुंच पाए, जो ऑथराइज्ड हो। प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रिसीव्ड स्टोरेज डिस्पेंसिंग एंड रिटर्न ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, तो यहाँ पे देखिए जो भी दवा नहीं यूज हुई है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद ईच पार्टिसिपेंट मस्ट गेट द ड्रग ओनली अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड प्रोटोकॉल, तो एक प्रोटोकॉल होता है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दवा देनी चाहिए, है ना। क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था अगर आप लोग को याद हो। उसके बाद यहाँ पे ईच पार्टिसिपेंट उसके बाद हमारा अ ट्रेन्ड फार्मासिस्ट और स्टडी कोऑर्डिनेटर शुड मॉनिटर इन्वेंट्री एंड मेंटेन अकाउंटेबिलिटी लॉग्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि जो भी हमारा मान लो दवा से कुछ भी अगर होता है, ठीक है, अगर कोई कोई बहुत मेजर साइड इफेक्ट हो जाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी लेने वाला हमारा एक ट्रेन्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए और इन्वेंट्री को भी मॉनिटर करते रहना चाहिए। उसके बाद ओनली ऑथराइज्ड पर्सनल और अलाउड टू डिस्पेंस द ड्रग टू सब्जेक्ट, तो वही चीज है कि जो भी सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट हो गए, तो जो हमारा ऑथराइज्ड पर्सनल है, अब ये हमारे फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, हमारा कोई जो है डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो जो ऑथराइज्ड है उन्हीं को यहाँ पे ड्रग को डिस्पेंस करना होता है। बेसिकली फार्मासिस्ट ही होते हैं जनरली। और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस मतलब कि जो हमारी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेज हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज हैं, इन सभी के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट कंप्लायंस यहाँ पे फॉलो करना होता है, ठीक है। इन सभी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही यहाँ पे इन दवा का यूज करना होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए when dispensing class A or class B medications from the pharmacy, it is crucial to label them distinctly to set them apart from standard prescription drugs. For example, some hospital use label printed in red ink or on white paper especially for investigational drugs. देखिए सिंपल सी बात है कि जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है हमें उसको नॉर्मल दवाओं से तो अलग रखना है ना, तो उसको हम लोग अलग कैसे करेंगे। जैसे मान लो कभी वो हमने बहुत अलग रखा लेकिन कभी वो मिक्स हो गई, तब तो देखिए हम उसको अलग तो रखते ही हैं लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर या तो एक रेड इंक से लेबलिंग कर देते हैं या तो एक व्हाइट पेपर ऐसा चिपका देते हैं जिसपे हमारा मेंशन होता है कि ये हमारी एक इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है। बियॉन्ड द यूजुअल लेबलिंग रिक्वायरमेंट दीज लेबल मस्ट इंक्लूड, और यहाँ पे देखिए जो भी लेबल है उसमें क्या होना चाहिए, जिस भी पेशेंट के ऊपर यहाँ पे दवा टेस्ट करी जाने वाली उस पेशेंट का फुल नेम होना चाहिए, डेट ऑफ डिस्पेंसिंग मेंशन होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन का आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, प्रिस्क्राइबिंग फिजिशियन नेम होना चाहिए और क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे इसको यूज करना है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रोल के बारे में कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है इस इन्वेस्टिगेशनल ड्रग यूज में, तो यहाँ पे देखिए जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है वो यहाँ पे इंश्योर करता है प्रॉपर स्टोरेज, ठीक है, कि वो प्रॉपर तरीके से स्टोर हो। अगर टेम्परेचर वगैरह कम चाहिए तो कम में हो, ज्यादा में चाहिए तो मतलब जिस तरीके का भी स्टोरेज कंडीशन उस दवा को चाहिए उसी स्टोरेज कंडीशन में वो मेंटेन हो। उसके बाद यहाँ पे एक्यूरेट रिकॉर्ड हमारा ड्रग रिसीप्ट, इन्वेंट्री और डिस्पेंसिंग और रिटर्न का मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाइज दैट ड्रग आर लेबल करेक्टली विद स्टडी डिटेल्स एंड यूजेज इंस्ट्रक्शन। डिस्पेंसिंग इन्वेंट्री drugs only investigational drugs according to the approved study protocol, तो यहाँ पे वही चीज है कि हमारा क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमारा जो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, तो
उसी के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमारी दवा डिस्पेंस होनी चाहिए। उसके बाद प्रोवाइड्स काउंसलिंग टू पार्टिसिपेंट्स ऑन करेक्ट यूज प्रिकॉशंस एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट। तो वही चीज़ है कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है उनको यहाँ पे काउंसलिंग भी प्रोवाइड करनी है कि कैसे दवा का सही यूज करना है, इस दवा को यूज करते समय क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या क्या इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं और अगर होते हैं तो क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे फार्मासिस्ट को हमारे पार्टिसिपेंट को बतानी चाहिए। रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और अगर कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए और सेफ हैंडलिंग को सुपरवाइज करना चाहिए। और यहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स जब यहाँ पे यूज हो गई हैं या फिर जो नहीं यूज हुई हैं तो उनका डिस्पोजल करने का काम भी हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का होता है। और उसके बाद अगर हम लोग फाइनली बात करें अपने एडवाइजरी कमेटी के बारे में, तो देखिए एडवाइजरी कमेटी क्या होती है कि एक कह सकते हो ओवरसी करती है इन्वेस्टिगेशनल ड्रग यूज को, यानी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग का किस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है, उनको यहाँ पे कह सकते हो उनकी पूरी देखरेख करने का काम हमारी एडवाइजरी कमेटी का होता है। तो इस कमेटी के अंदर हमारे यहाँ पे हमारे कुछ क्लिनिशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट और लीगल एथिकल एक्सपर्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे हमारी एडवाइजरी कमेटी को बनाते हैं। तो इनका फंक्शन देखिए क्या क्या होता है। इनका फंक्शन सबसे पहले होता है रिव्यू एंड अप्रूव स्टडी प्रोटोकॉल। तो जो भी स्टडी प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो क्लिनिकल रिसर्च बेसिकली प्रोटोकॉल होता है तो उसको रिव्यू और अप्रूव हमारी यही कमेटी करती है। उसके बाद पेशेंट की सेफ्टी और राइट को इंश्योर करती है कि जो पेशेंट है, ठीक है, उसकी सेफ्टी भी इंश्योर हो और उनके जो भी राइट्स हैं, जैसे कि पहली बात तो वो इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, कभी भी वो चाहे तो यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारा यहाँ पे इंश्योर करती है। उसके बाद स्टडी प्रोग्रेस को यहाँ पे मॉनिटर करती है कि स्टडी कैसी चल रही है। अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है उसको रिपोर्ट करती है। उसके बाद हमारा कंप्लायंस और जो भी हमारे एथिकल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, एथिक्स को फॉलो करते हुए हमारी दवा यहाँ पे डिस्पेंस होनी चाहिए, दवा एडमिनिस्टर करनी चाहिए। उसके बाद अप्रूव चेंजेस इन प्रोटोकॉल और ड्रग डोजेस। तो अगर प्रोटोकॉल में कोई भी चेंजेस करने तो उसको अप्रूवल कर देने का काम भी इसी कमेटी का होता है। एंड फाइनली टर्मिनेट ट्रायल इफ रिस्क ओवरवे बेनिफिट्स। और यहाँ पे देखिए वही चीज है कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो भी न्यू ड्रग है उसका बेनिफिट रिस्क से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर रिस्क बेनिफिट से ज्यादा हो गया तो हमें तुरंत ही यहाँ पे ट्रायल को टर्मिनेट कर देना है, वो ड्रग यहाँ पे अप्रूव नहीं होगी। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 के लास्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।